प्रांतीय राजवंशों में सबसे पहले हमने किसको देखा? कल क्या पढ़ाया गया? कश्मीर और बंगाल के बारे में। आपका एक पड़ोसी राजवंश रहा उस समय, उसका नाम था जौनपुर। अकबर ने उसको मिला दिया अपने राजवंश में 1586 में। चलिए फास्ट करिए, नहीं फिर यहीं रह जाएंगे। हाँ कश्मीर समाप्त। कहाँ तक लिखे थे आप? हाँ, उसके बाद सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ देना है। 1583। ठीक है, खास पढ़िए, नहीं चल पाएगा। आज ही लास्ट डेट है, वही दिन तो मिला है। तो जौनपुर देखिए, जौनपुर के बारे में आप लोग जानते होंगे क्योंकि आज के प्रदेश का जिला है और इधर इलाहाबाद और बनारस जैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरों से जुड़ा हुआ भी है लगभग। तो जौनपुर जो था, इस पर अगर प्राचीन इतिहास में जाएं तो देखेंगे कुछ कन्नौज के शासकों ने इस पर अधिकार किया था और इसका पुराना नाम यवनपुर भी मिलता है। क्या मिलता है? यवनपुर मिलता है। लेकिन जौनपुर में कल फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही थी, तो फिरोज शाह तुगलक जब बंगाल अभियान किया था 1359 में, उसी दौरान अपने चचेरे भाई यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, स्मृति में इस नगर का नाम जौनपुर रखा। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का एक दूसरा नाम क्या था? जौना खां था। तो जौना खां के नाम इसने जो है जौनपुर नगर बसाया, यानी जौनपुर नगर की स्थापना की। तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक ये दोनों क्या थे? आपस में कजिन थे, चचेरे भाई थे। और उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक उसका कोई वंश नहीं था, मतलब बच्चे नहीं थे, तो उसका जो चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक बहुत योग्य था, वह शासन सत्ता प्राप्त करता है। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत में जौनपुर तक आइए फिरोज शाह तुगलक तक अच्छे आपको शासक मिलेंगे, यानी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद जो है सबको शासक मिलेंगे। बैठिए बैठिए। तो देखिए उस टाइम पे बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,30,000 बहुत भारी भरकम दासों की संख्या थी। और उसी में से एक था मलिक सरवर। मलिक सरवर जब जो है मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण के अभियान पर होता है, तो उसको मलिक सरवर नामक एक हिजड़े की प्राप्ति होती है। ये जन्मजात हिजड़ा था मलिक सरवर। और मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिण अभियान का बहुत बड़ा इसका अनुभव था, चूँकि यह युद्धों में बहुत पारंगत था। और आपको विजयनगर साम्राज्य में मिलेंगे हरिहर और बुक्का, उनको भी पकड़ लाया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में और इस्लाम उनको स्वीकार करवा दिया था। लेकिन बाद में वह विद्यारण्य अपने गुरु विद्यारण्य के सानिध्य में आकर पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करते हैं और तुंगभद्रा के दोआब पर विजयनगर एक हिंदू वंश की स्थापना करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की। तो ये मलिक सरवर जो था वो, चूंकि यह जौनपुर का संस्थापक एक तरह से माना जाता है, और आया कब? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और फिरोज तुगलक के समय में और शक्तिशाली हो गया, वजीर प्रधानमंत्री तक की यात्रा की। और
जब फिरोज तुगलक मर जाता है यानी कि मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी थे उसमें बड़ा जबरदस्त युद्ध होता है। और यह जब युद्ध होता है तो उसमें मोहम्मद शाह का यह चूंकि साथ देता है, मोहम्मद शाह जो है इसको जौनपुर के यानी कि पूर्व का स्वामी बना देता है। क्योंकि दिल्ली से पूर्व में था जौनपुर, इसलिए इसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता था। इसमें लिखते रहिए, स्थापना लिखिए, जौनपुर स्थापना। हाँ बोलिए। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां थोड़ा फास्ट लिखिएगा, जितना हो सकेगा मुसलमान डायनेस्टी में ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक को उस में चाहे देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की याद में 1359 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान के दौरान की थी। अपने बंगाल अभियान के दौरान की थी। बंगाल अभियान के दौरान जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तब 1359 में। और किसकी याद में किया था? अपने चचेरे भाई यानी अपने अग्रज मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां की याद में, स्मृति में, क्योंकि वह गुजर चुके थे। यह दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। यह दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। कौन? जौनपुर पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक, जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा था। मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा था। तैमूर के आक्रमण से दिल्ली में फैली अस्थिरता का लाभ उठाते हुए, तैमूर के आक्रमण से दिल्ली में फैली अस्थिरता का लाभ उठाते हुए 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने, इसकी उपाधि दी थी ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने, ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। एक स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की।
स्थापना की। जी जी देखिए, अरे आगे सुन तो लीजिए। क्योंकि 1394 में वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका था, वह दिल्ली की बात नहीं माना करता था। समझ रहे हैं? वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो मुबारक शाह इसका दत्तक पुत्र था। आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन 1394 में इसने कहीं न कहीं जौनपुर को अपने आप में स्वतंत्र करा लिया, स्वतंत्र हो गया। 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है तो अस्थिरता फैल जाती है, तो पूरी तरह से तब तक मुबारक शाह आ जाता है। आगे देखिए, सरकी राज्य की स्थापना की। हाँ आगे देखिए, सरकी सुल्तानों के समय में हुई, सरकी सुल्तानों के समय में हुई सांस्कृतिक विकास के कारण इसे भारत का सिराज कहा जाता था। सिराजे हिंद कहा जाता था ना, भारत का सिराज कहा जाता था, भारत का सिराज कहा जाता था। हाँ फिर से, सरकी सुल्तानों के समय में हुई सांस्कृतिक विकास के कारण इसे भारत का सिराज कहा जाता था, इसे भारत का सिराज कहा जाता था। सरकी सुल्तान ज्ञान और संस्कृति के महान संरक्षक, सरकी सुल्तान ज्ञान और संस्कृति के महान संरक्षक और कवि, लेखक, विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। और संस्कृति के महान संरक्षक और कवि, लेखक विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। पद्मावत किसने लिखा है? कहाँ के थे? पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर के नहीं थे। ये जायस एक स्टेशन पड़ता है, स्थान है रायबरेली में थे तो वहाँ के, लेकिन इनको संरक्षण कहाँ मिला था? जौनपुर। लिख लीजिए, पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर में ही रहते थे, क्योंकि बगल में ही है ना जौनपुर, रायबरेली, अमेठी, फिर जौनपुर सब लगे। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर में ही रहते थे। इनकी रचना पर एक फिल्म भी बनी थी, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। हिंदी में आप पढ़े होंगे। इनकी 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। तो जौनपुर में देखिए, लिंगानुपात के मामले में नंबर पर है ना उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद देवरिया। लिंगानुपात में भी काफी बेहतर स्थिति है जौनपुर की, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी भी यही रहते थे। कहने का मतलब वास्तुकला, साहित्य, शिक्षा, ज्ञान की यह भूमि रही जौनपुर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का सिराज कहा जाता है, सिराजे हिंद जौनपुर। आगे सरकी राजवंश के बारे में देख लीजिए। यहाँ से सवाल इब्राहिम शाह सरकी से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
यहाँ आप 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखेंगे तुगलकी राजवंश में। 6 सुल्तानों में पहला था मलिक सरवर, उसके बाद मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, मोहम्मद शाह और हुसैन शाह। मोहम्मद शाह और हुसैन शाह यही अंतिम था। इसी के कार्यकाल में सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। तो मलिक सरवर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कर लीजिए। मलिक सरवर 1394 से 99, 1394 से 99, इसकी उपाधि थी अतबाके आजम। उपाधि में अगर लिखीजिए उपाधियां क्या क्या थी? अतबाके आजम, और ख्वाजा जहां तो हमने बताया ख्वाजा जहां, और क्या कहा जाता था इसको? सबसे इंपॉर्टेंट मलिक उस सर, मलिक उस सर, मलिक उस सर यानी पूर्व का स्वामी। इसका मतलब होता है पूर्व का स्वामी। पूर्व का स्वामी मलिक उस सर्ग। तो इसी सर्ग के नाम पर ही सरकी राजवंश की स्थापना हुई। क्योंकि इसको पहले ही मोहम्मद शाह यानी तुगलक द्वितीय ने इसको ये उपाधियां दी थी ना, ख्वाजा जहां और मलिक उस सर्ग, महमूद नासिरुद्दीन महमूद से पूर्व में। क्योंकि उसने उसका साथ लिया था तो वजीर और प्रधानमंत्री और साथ में इसको जौनपुर का गवर्नर भी बना दिया था। इसी सर्ग की वजह से उसने सरकी राजवंश की स्थापना की। देखिए इसमें फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष में, हाँ अरे लिखिए तो साहब, फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष में मोहम्मद शाह यानी तुगलक द्वितीय, मोहम्मद शाह वहां भी हुए थे दिल्ली में, कंफ्यूज मत होइएगा। फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष में मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय का साथ देने के कारण, तुगलक द्वितीय का साथ देने के कारण मलिक सरवर, फिर से हाँ, फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष में मोहम्मद शाह यानी तुगलक द्वितीय का साथ देने के कारण, द्वितीय क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक एक रह चुका था ना, इतना समझने की कोशिश किया गया। हाँ, मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय का साथ देने के कारण मलिक सरवर प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। मलिक सरवर प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ और ख्वाजा जहां तथा मलिक उस सर्क की उपाधि भी प्राप्त की, और ख्वाजा जहां तथा मलिक उस सर्क की उपाधि भी प्राप्त की। तो ये उपाधियां किसने दिया था? मोहम्मद शाह यानी कि तुगलक द्वितीय।
चूंकि इनके चचेरे भाइयों में जब युद्ध शुरू हुआ तो ये मलिक सरवर चूंकि योद्धा था और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से ही यह जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता था तुगलकालीन व्यवस्था में। तो यह जो है मोहम्मद शाह का साथ देता है, तो मोहम्मद शाह ने इसको जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपता है और साथ में इसको ख्वाजा जहां और मलिक उसर की उपाधि भी देता है और कहता है कि आप पूर्व के स्वामी हो। आगे देखिए, मलिक सरवर के समर्थन से ही, अब इसके एक और दूसरे चचेरे भाई आ गए, मलिक सरवर के समर्थन से ही नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 का कार्यकाल है। 1394 से 1412 तक के। हाँ, तो मालिक सरवर के समर्थन से ही नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी मोहम्मद शाह विदा हो गए, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अतः नासिरुद्दीन महमूद ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा जौनपुर का राज्यपाल भी बनाया। अपना वजीर और जौनपुर का राज्यपाल बनाया किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। हाँ, वजीर और जौनपुर का गवर्नर बना दिया। मलिक सरवर ने जौनपुर नगर का विस्तार किया, बहुत ज्यादा नहीं दिखाएंगे। मलिक सरवर ने जौनपुर नगर का विस्तार किया, अलीगढ़ से लेकर, काफी लंबे ये दोआब क्षेत्र पर इसको भेजा गया था, पहले ही नियंत्रण कर लिया था। अलीगढ़ से लेकर तिरहुत तक तिरहुत आपका बिहार में पड़ता है। तिरहुत तक संपूर्ण क्षेत्र उसके नियंत्रण में था। तिरहुत तक संपूर्ण क्षेत्र उसके नियंत्रण में था। 1399 में इसकी मृत्यु हो गई। 1399 में इसकी मृत्यु हो गई। 1399 में इसकी मृत्यु हो गई। आइए दूसरा देखिए, मुबारक शाह 1399 से 1401। 1401 हाँ, मुबारक शाह के बारे में देखिए। इसका मूल नाम करणफूल था। मूल नाम करणफूल था। मूल नाम करणफूल था। करणफूल था और इसने उपाधि सुल्तान की धारण की। शर्की राजवंश का यह प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके पहले देखिए, यह सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, क्योंकि कहीं न कहीं से सुल्तान कहाँ रहता था? दिल्ली में। तो यह पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। वही बात आई जो आप कह रहे हैं, 1398 पूरी तरह से स्वतंत्रता हासिल किया और इस तरह से इसने सुल्तान उपाधि हासिल धारण की। शर्की राजवंश का प्रथम सुल्तान था, जिसने शासक था, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और यह था कौन? मलिक सरवर का दत्तक पुत्र भी था और मलिक सरवर से इसके संबंध बड़े खराब था, क्योंकि वह हिजड़ा था
तो उसने जो है इसको गोंद ले लिया मुबारक शाह को, और लास्ट में यह जो है मुबारक शाह के लोगों द्वारा इसकी हत्या भी होती है मलिक सरवर की, जेल में डाल दिया। और मलिक सरवर जानता हमारा हिंदू था ना, वो कन्वर्टेड मुसलमान था मलिक सरवर, उसने कहा यह काफिर है। बैठिए, आगे लिखिए। मलिक सरवर का दत्तक पुत्र था, लिखिए मुबारक शाह मलिक सरवर का दत्तक पुत्र था। मलिक सरवर का दत्तक पुत्र भाई खोद लिया, दत्तक पुत्र था। मुबारक शाह की उपाधि के साथ गद्दी नसीब हुआ। मुबारक शाह की इसका मूल नाम क्या था? करण फूल था, और गद्दी पर बैठा किस नाम से? मुबारक शाह। मुबारक शाह के नाम पर गद्दी नसीब हुआ। हाँ, मुबारक शाह सरकी वंश का प्रथम शासक था। अरे गद्दी पर बैठा भाई, गद्दी नसीब हुआ यानी गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह की उपाधि के साथ या गद्दी पर बैठा, मूल नाम इसका करण फूल था। मुबारक शाह सरकी वंश का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण। तो पूछा गया है सवाल, सरकी वंश का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का सिक्का जारी किया और खुतबा पढ़वाया। तथा अपने नाम का सिक्का जारी किया और खुतबा पढ़वाया। फिर से हाँ, मुबारक शाह सरकी वंश का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। हो गया, आगे लिखिए। तथा अपने नाम का सिक्का जारी किया और खुतबा पढ़वाया, पूर्ण विराम लगाइए। इसके समय में सुल्तान महमूद तुगलक का वजीर मल्लू इकबाल ने, इसके समय में सुल्तान महमूद तुगलक का वजीर मल्लू इकबाल ने जौनपुर पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया। जौनपुर पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया। फिर से वजीर मल्लू इकबाल, मल्लू इकबाल इसने सोचा कि जौनपुर को हम दिल्ली में मिला ले, लेकिन इसका सपना पूरा नहीं हुआ। आगे देखिए 402 में अमर जाता है, 401-2 में। आगे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक हुआ शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1401 से 1440 तक। 1401 से 40 तक शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। शमसुद्दीन का पूरा नाम था शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। चलिए हम बोलते हैं 1401 से 40 तक। इसकी उपाधि के लिए सिराजे हिंद, उपाधि सिराजे हिंद। सिराज ए सिराजे हिंद, इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन।
इब्राहिम शाह। तो उपाधि सिराजे हिंद लिखिए। मुबारक शाह का छोटा भाई, इसका छोटा भाई था ये, और यह इसका दत्तक पुत्र था। इसका एक छोटा भाई है भाई, छोटा भाई, यानी कि यह दोनों, यह इसका दत्तक पुत्र था। देखिए, मुबारक शाह का छोटा भाई, मुबारक शाह का छोटा भाई सर्की वंश का महानतम शासक था। सर्की वंश का महानतम शासक था। सर्की वंश का महानतम शासक था। महमूद शाह व मल्लू इकबाल द्वारा छीने गए। महमूद शाह व मल्लू इकबाल के द्वारा छीने गए कन्नौज पर, ये कन्नौज पहले वहीं था, जौनपुर के नियंत्रण में, कन्नौज पर 1406 में अधिकार किया। कन्नौज पर 1406 में अधिकार कर लिया। यानी महमूद शाह और मल्लू इकबाल ने जौनपुर पर आक्रमण किया, सफल नहीं हुए, तो अंततः कन्नौज, क्योंकि यह कन्नौज दिल्ली के नजदीक था, तो कन्नौज पर उन्होंने अधिकार कर लिया। इब्राहिम शाह ने क्या किया? इब्राहिम शाह के समय, मतलब इनके संबंध बहुत बिगड़ गए थे दिल्ली से और जौनपुर, सर्की राजवंश के शासकों का और दिल्ली से संबंध बहुत बिगड़ गए थे। और जौनपुर का जब उसने अधिकार कर लिया मल्लू इकबाल और महमूद शाह ने, तो 1406 में इब्राहिम शाह ने फिर से नियंत्रण कर लिया कन्नौज पर। कन्नौज आपके बगल में है। हाँ, महमूद शाह व मल्लू इकबाल द्वारा छीने गए कन्नौज पर 1406 में अधिकार किया। आगे की कहानी यह है कि बंगाल में आपको हम पढ़ा रहे थे इलियास शाही वंश, तो वहां पर एक दीनाजपुर के जमींदार थे राजा गणेश। तो राजा गणेश जो है, क्योंकि जब इलियास शाही वंश कमजोर पड़ने लगा तो वह वहां के शासक बन बैठे। जब शासक बन बैठे तो कहा जाता है कि वह अत्याचारी शासक थे, ऑफ रिवेंज की भावना से ग्रसित थे, और वह जो है मुसलमानों पर अत्याचार करते थे। तो वहाँ के एक चिश्ती संत थे जिनका नाम था चिश्ती संत नूर कुतुबे आलम। उन्होंने गुजारिश की इब्राहिम शाह से कि देखिए, आपके पड़ोस में, चूंकि इनकी सीमा मिलती थी बंगाल से, एक गैर मुसलमान जो है शासक बन बैठा है, और उसको आप दंडित करिए, इसी तरह से उसको जो है अपदस्थ करिए। यानी कि वहाँ के मलिकों और संत महोदय ने इसको आमंत्रित किया राजा गणेश के खिलाफ। एक लाइन लिख लीजिए। तो राजा गणेश को इसने जो है पराजित किया। क्या किया? राजा गणेश भी संघर्ष किए, अंत में दोनों में संधियां हुई। तो इन्होंने कहा, भाई राजा गणेश, आप अपने पद पर तो बने रह सकते हो, लेकिन आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, इसमें मुस्लिम धर्म ग्रहण करना पड़ेगा। तो राजा गणेश ने कहा, तो देखो भाई, अब तो हमारी स्थिति जो है जाने वाली हो गई, हमारे कुछ पुत्र लोग हैं वह ग्रहण कर सकते हैं, और अपनी शासन सत्ता बचाने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बंगाल के दीनाजपुर के राजा गणेश के विरुद्ध अभियान किया। बंगाल के दीनाजपुर के राजा गणेश के विरुद्ध अभियान किया, क्योंकि पंडुआ के चिश्ती संत नूर कुतुबे आलम ने, नूर कुतुबे आलम, कल इनकी चर्चा हमने किया था। नूर कुतुबे आलम ने पंडुआ के चिश्ती संत नूर कुतुबे आलम ने गणेश को अत्याचारी बताते हुए
इसे आमंत्रित किया था। बस ऐसे लिख लीजिए। मैं बंगाल के दिनाजपुर के राजा गणेश के विरुद्ध अभियान किया, क्योंकि पंडुआ के चिश्ती संत नूर कुतबे आलम ने गणेश को अत्याचारी बताते हुए आमंत्रित किया था। इसे आमंत्रित किया था। हाँ, इसे आमंत्रित किया। इब्राहिम शाह सर की यही तो चल रहा है ना जी सर। ठीक। गणेश ने अधीनता स्वीकार कर ली। गणेश ने अधीनता स्वीकार कर ली। इब्राहिम शिक्षा और कला का महान संरक्षक था। शिक्षा और कला का महान संरक्षक था। और यह महान संरक्षक था। और यह आइए 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 तथा दिल्ली के काजी शिहाबुद्दीन इब्राहिम तथा दिल्ली के काजी शिहाबुद्दीन इब्राहिम विद्वानों का आश्रयदाता भी था ना, को संरक्षण दिया था। विद्यापति ठाकुर और शिहाबुद्दीन इब्राहिम को संरक्षण दिया था। इनकी कुछ कृतियों में जौनपुर मैथिली विद्यापति ठाकुर के और इब्राहिम की का वर्णन किया गया है। इब्राहिम के बारे में फारसी के ग्रंथों हासियाह ए हिंदी, फारसी ग्रंथों हासियाह ए हिंदी, हम लिख दे रहे हैं हासियाह ए हिंदी हासियाह ए हिंदी। कहाँ लगाइए? बहर उल मब्बास, इधर देख लीजिए, बहर उल मब्बास, ये सब फारसी के ग्रंथ हैं। बहर उल मब्बास, फतवाए इब्राहिम शाही, फतवाए इब्राहिम शाही तथा इरशाद, फतवा इब्राहिम शाही, फतवा इब्राहिम शाही। हाँ, फतवाए इब्राहिम शाही, फतवा इब्राहिम शाही। और एक है इरशाद, यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। तो ये सब फारसी ग्रंथों की रचना किसके कार्यकाल में हुई थी? इब्राहिम शाही। फारसी ग्रंथों हासियाह ए हिंदी, बहर उल मब्बास, फतवाए इब्राहिम शाही और इरशाद की रचना इनके कार्यकाल में हुई। लिख लीजिए। स्थापत्य के क्षेत्र में भी जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण, अटाला मस्जिद खूब पूछा जाता है। जौनपुर में अटाला मस्जिद कहते हैं, ये अदला देवी का मंदिर था, इसके ध्वंसावशेषों पे अटाला मस्जिद बनाया गया। अदला देवी का मंदिर, हाँ,
अब उसको मत हाँ इसके अंदर है सब मंदिर, उसमें जाने नहीं देते। हाँ हाँ, कुछ उसके अवशेष मिलते हैं। जैसे अभी आपका ये बनारस वाला मामला चल रहा है, हाँ ज्ञान जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शाह के समय में पूर्ण हुआ। 1408 में इब्राहिम शाह के समय में पूर्ण हुआ। इसके अतिरिक्त झझरी मस्जिद का निर्माण भी इसी के समय में हुआ। झझरी मस्जिद, अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद, झझरी या झांझरी मस्जिद लिख लीजिएगा। इन दो मस्जिदों का ये निर्माता रहा झांझरी। वहीं पे जौनपुर में, कभी आप जौनपुर जाइएगा तो वहाँ स्थापत्य कला के बहुत सारे आपको शायदी पुल मिलेगा, छतरी वाला, जिसको अकबर ने बनवाया था। ऐसे ऐसे करके गए हैं क्या? कोई गया? हाँ गए हैं, शाही पुल देखे हैं वहाँ का। जो ये गोमती नदी जा रही है लखनऊ से होते हैं जौनपुर, उसी नदी पर जो है पुल बना है और जगह जगह पे छतरी वाला पुल बना है, छतरियाँ बनी, बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत सारी चीजें वहाँ पे हैं। अटाला मस्जिद और झझरी मस्जिद याद रखना, किसके कार्यकाल में निर्मित हुई थी? शमसुद्दीन इब्राहिम शाह के कार्यकाल में। अगला लिख लीजिए महमूद शाह, बहुत जल्दी हो जाएगा, ये छोटे हैं ये सब। महमूद शाह के बारे में महमूद शाह का कार्यकाल था 1440 से 57 तक। 1440 से 57 तक। अमूमन डेट नहीं पूछा जाता है, यही सब स्थापत्य के बारे में ज़्यादा जानकारी है आपको। लिखिए इसमें इब्राहिम शाह के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद खान। इब्राहिम शाह के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद खान सुल्तान महमूद शाह का विरुद्ध धारण कर सुल्तान महमूद शाह के नाम से गद्दी नसीब हुआ। सुल्तान महमूद शाह, ये लिखे हैं, महमूद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? चुनार दुर्ग को इसने जीता था। लिख लीजिए, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि चुनार पर विजय थी। चुनार पर विजय, यही याद रखना बस, चुनार विजय। चुनार लिख लीजिए, दुर्ग को जीतेगा ही, चुनार विजय मात्र लिख लीजिए बस। हाँ, चुनार विजय थी। और इसने जो है कालपी को भी जीतने का प्रयास किया था, लेकिन यह असफल रहा। ये संबंध लिखिए। 1457 में इसकी मृत्यु हो गई, और जब इसकी मृत्यु हुई, अपनी मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व महमूद शाह ने अपने पुत्र भीखन यानी सुल्तान मुहम्मद के नाम पर सिक्के भी प्रचलित करवाया था। सिर्फ चुनार विजय लिखिए, कालपी पर विजय का असफल प्रयास लिख लीजिए। कालपी विजय का असफल प्रयास किया। कालपी और दिल्ली भी उसी में बढ़ा दीजिए, कालपी और दिल्ली को जीतने का असफल प्रयास किया। अगला लिख लीजिए मोहम्मद शाह 1457-58, 1457-58, पूरा टाइम चला गया है। वही तो खा गए देखिए हाँ, इसकी बहुत सारी कुछ भी उपलब्धियां नहीं, एक ही साल रहा है। सुल्तान महमूद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भीखन, महमूद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भीखन खान, मूल नाम लिख लीजिए भीखन खान, भीखन खान मूल नाम जानना जरूरी है। भीखन खान
सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। हाँ, उपाधि धारण करते थे ना, और मैं अब फलां गद्दी नसीब हो रहे हैं। हाँ, कुछ उपाधियां दूसरों के द्वारा दी जाती हैं। आगे आगे देखिए, उसकी निर्दयता एवं एकमात्र साल रहा इसका कार्यकाल, उसकी निर्दयता एवं अत्याचारों से क्षुब्ध होकर, उसकी निर्दयता एवं अत्याचारों से क्षुब्ध होकर उसके भाई हुसैन शाह ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। हुसैन शाह ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। यही अंतिम है। और इसके बाद जो है जौनपुर का विलय हो जाता है सिकंदर लोदी के द्वारा, विलय कर लिया जाता है दिल्ली। आगे देखिए 1458 से 1505 हुसैन शाह। यह सरकी वंश का अंतिम शासक था। यह सरकी वंश का अंतिम शासक था। इसके काल में दिल्ली व जौनपुर के बीच तनाव शीर्ष पर था। दिल्ली और जौन के बीच तनाव यानी प्रतिद्वंदिता शीर्ष पर थी। इसी के समय में सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। सिकंदर लोदी ने जौनपुर को, ये खूब पूछा जाता है सवाल, जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। कश्मीर को किसने मिलाया था? अकबर ने 1582। हाँ, आगे देखिए, इसी में आगे बढ़ाइए। जिस समय हुसैन शाह गद्दी नसीब हुआ, यानी गद्दी पर बैठा, जिस समय हुसैन शाह गद्दी नसीब हुआ, उस समय दिल्ली में बहलोल लोदी का शासन था। दोनों के बीच समझौते की वजह से 4 वर्ष तक शांति बनी रही। 4 वर्ष तक शांति बनी रही। इस समय का उपयोग करते हुए हुसैन शाह ने तिरहुत के जमींदारों का विद्रोह शांत किया तथा उड़ीसा के राय कपिलेंद्र को
राय कपिलेंद्र को, उड़ीसा के राय कपिलेंद्र को खराज देने के लिए बाध्य किया। खराज कर होता था, देने के लिए बाध्य किया। 1466-67 में राजा मानसिंह ग्वालियर का, पुस्तक में लिख लीजिएगा, राजा मानसिंह ग्वालियर को आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। ग्वालियर के राजा मानसिंह को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अब इनकी जो है महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई। तिरहुत, उड़ीसा, ग्वालियर जैसी जगहों पर सफलता मिली तो इनकी इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि इनकी नज़रें दिल्ली पर जा टिकी। और जब दिल्ली पर जा टिकी तो जो शांति वार्ता के हिसाब से शांति व्यवस्था कायम थी वह छिन्न भिन्न हो गई। और फिर लास्ट में वही हुआ जो मंजूर खुदा होता है, यानी सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली में मिला दिया। आगे देखिए, दिल्ली पर सैनिक शक्ति को संगठित कर दिल्ली पर आक्रमण की योजना बनाई। अरे कैसे लिख लीजिए, दिल्ली पर आक्रमण की योजना बनाई, इतना लिख लीजिए। फलस्वरूप दिल्ली और जौन के बीच संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया। बहलोल लोदी ने उसे पराजित कर बिहार में शरण लेने के लिए बाध्य किया। बहलोल लोदी से पराजित भी हो गए। बहलोल लोदी ने उसे पराजित कर बिहार में शरण लेने के लिए बाध्य किया। अंततः सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अंततः सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह को पराजित कर दिल्ली को जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसकी मृत्यु पुस्तक में लिख लीजिए 1505 ईस्वी, यानी हुसैन शाह की मृत्यु के साथ ही सरकी वंश का अंत हो गया। सरकी वंश का अंत हो गया। अब तो हमारा ये 20-19 मिनट बचा है, कोई छोटा सा लिखवा दें, पढ़वा दें। गुजरात शुरू करेंगे तो बहुत लंबा है। गुजरात इंपॉर्टेंट है। चलिए गुजरात शुरू करते हैं जहाँ तक हो सके। गुजरात लिखिए, जौनपुर के बाद गुजरात लिखिए। राजपुताना वगैरह आपको पढ़ लीजिए। गुजरात
गुजरात में देखिए 1297 ईस्वी में 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रायकरण को पराजित कर गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रायकरण को पराजित कर गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ईस्वी में अंतिम सूबेदार जफर खान 1391 ईस्वी में जफर खान 1391 ईस्वी में अंतिम सूबेदार जफर खान जो व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र रहता आया था, जो व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र रहता आया था, जो व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र रहता आया था 1401 ईस्वी में औपचारिक रूप से 1401 ईस्वी में औपचारिक रूप से 1401 ईस्वी में औपचारिक रूप से दिल्ली सल्तनत की अधीनता त्याग दी और मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान के रूप में गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो गुजरात का जो स्वतंत्र राज्य था किसने स्थापित किया था? मुजफ्फर शाह, जिसका मूल नाम क्या था? जफर खान। ये पूछा गया है कई बार, जफर खान, मुजफ्फर शाह। आइए इसके दूसरे जो शासक थे अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम जो मुख्य हैं इनको देखने की कोशिश करिए। अहमद शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम 1411 से 1441 तक, 1411 से 1441 तक अहमद शाह प्रथम। इसे ही गुजरात वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे गुजरात वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित किया। हुसंग शाह को पराजित किया। हुसंग शाह मालवा के नरेश थे। मालवा पराजित किया। खास उपलब्धियां जो हैं इनकी लिख लीजिए। उसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित किया।
1413 ईस्वी में 1413 ईस्वी में साबरमती नदी कहाँ बहती है? हाँ? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ लिखिए, साबर नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना की। साबरमती के किनारे किस नगर को बताया? हाँ ये जरूर याद रखना भाई, अहमदाबाद। अभी बड़ा मशहूर है ना अहमदाबाद। यस सर। अहमदाबाद नगर को किसने बसाया था? अहमद शाह प्रथम ने, तथा उसे अपनी राजधानी भी बनाया। हाँ, इस नगर की स्थापना असावल के प्राचीन नगर के स्थान पर की गई थी। इस नगर की स्थापना असावल के प्राचीन नाम था, असावल के प्राचीन नगर के स्थान पर की गई थी। तो यह धार्मिक रूप से असहिष्णु था। सहिष्णु नहीं था, लिखिए, धार्मिक रूप से असहिष्णु था। वह धार्मिक रूप से असहिष्णु था। अहमद शाह प्रथम धार्मिक रूप से असहिष्णु था। मुसलमान इतिहासकारों ने सूफी संतों के प्रति निष्ठा और देवी देवताओं की मूर्तियों का भंजन करने के प्रति उसके अतिशय उत्साह की प्रशंसा की है। यानी कि देवी देवताओं की मूर्तियों को यह तोड़वा देता था। अतिशय उत्साह की प्रशंसा की है। उसने सिद्धपुर के मंदिरों का विनाश किया। सिद्धपुर के मंदिरों का विनाश किया। सिद्धपुर में बहुत सारे हिंदू मंदिर थे जिसको इसने तोड़वा दिया। आज भी आप जाओगे तो वहां अवशेष आपको देखने को मिलेंगे सिद्धपुर में। हाँ, उसने सिद्धपुर के मंदिरों का विनाश किया। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। ये भी पूछा जाता है, अहमदाबाद और जजिया कर धार्मिक। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाया जो गुजरात में कभी नहीं लगा था। पहले कभी नहीं लगा था। अहमद शाह ने इस्लामी और गुजरात के जैन स्थापत्य कला अहमद शाह ने इस्लामी और गुजरात के जैन स्थापत्य कला का समन्वय करके अनेक भव्य अहमद शाह ने इस्लामी और गुजरात के जैन स्थापत्य कला का समन्वय करके अनेक भव्य मस्जिदों
खानकाहों और मदरसों आदि का निर्माण करवाया। भव्य मस्जिदों, खानकाहों, मदरसों आदि का निर्माण कराया। अहमदाबाद में जामा मस्जिद बनवाया भाई, लिख लीजिए। अहमदाबाद में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। भारत में जामा मस्जिद बहुत हैं, तो अहमदाबाद की जामा मस्जिद किसने निर्माण करवाया था? एक आपके संभल में है, दिल्ली में है, तमाम जामा मस्जिद देखने को मिलेगी। तो अहमद शाह ने जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया है? अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद। और इसकी राजधानी भी थी ना। हाँ, खास खास चीजें लिखिए। हाँ, देखिए, शासकीय कर्मचारियों को निष्ठावान बनाने के लिए, शासकीय कर्मचारियों को निष्ठावान बनाने के लिए आधे पदों पर स्वतंत्र मुसलमानों और शेष पदों पर दासों की नियुक्ति की। थोड़ा धीरे शासकीय कर्मचारियों को निष्ठावान बनाने हेतु आधे पदों पर स्वतंत्र मुसलमानों को और आधे पदों पर दासों की नियुक्ति। हाँ, कहा जाता है कि अहमद शाह एक प्रसिद्ध कवि भी था। मिस्र के प्रसिद्ध विद्वान बद्रुद्दीन दमानिनी मिस्र के प्रसिद्ध विद्वान, ये मिस्री विद्वान थे, मिस्र के प्रसिद्ध विद्वान बद्रुद्दीन दमानिनी जिसने अहमद शाह के शासनकाल में गुजरात की यात्रा की थी। ये पूछा गया है सवाल, लिख लीजिए कागज। जिसने अहमद शाह के शासनकाल में गुजरात की यात्रा की थी, सुल्तान की प्रशंसा में लिखा है कि, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख लीजिएगा। तो सुल्तान की प्रशंसा में लिखा है कि थोड़ा फास्ट लिखिए, जल्दी खत्म करिए। दो इसमें और लिखवा देंगे, महमूद बेगड़ा और बहादुर शाह। सुल्तान की प्रशंसा में लिखा है कि वह सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान था। कोटेशन लिख लीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में। वह सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान था। हाँ, आगे देखिए, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह देखिए, मोहम्मद शाह में पिता की सैनिक प्रतिभा और निपुणता नहीं थी। पिता कौन थे? अहमद शाह। हाँ, पिता की
सैनिक प्रतिभा और निपुणता नहीं थी। वह विलासी और कामुक होने के साथ साथ उदार था। वह विलासी और कामुक होने के साथ साथ उदार था। लोग साधारणतः उसे जरबख्श जो पूछा जाता है उसको हाईलाइट कर दिया करिए, जरबख्श। लोग साधारणतः उसे जरबख्श मतलब अर्थात स्वर्ण दान करने वाला कहते थे। स्वर्ण दान करने वाला कहते थे। स्वर्ण दान करने वाला कहते थे, जरबख्श। याद रखना, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को कहा जाता था। मृदुल स्वभाव के कारण उसने करीम या दयाल की उपाधि अर्जित की। मृदुल स्वभाव के कारण उसने करीम या दयाल की उपाधि धारण अर्जित की। करीम या दयाल की उपाधि अर्जित की। आ जाइए महमूद बेगड़ा पर। हो गया, करीम या दयालु की उपाधि अर्जित की। इसे महमूद बेगड़ा इसी में बेगड़ा, हाँ, इसे 1459 से 1511, ये इंपॉर्टेंट है। काफी लंबा इसका कार्यकाल था। लिखिए, महमूद बेगड़ा व्यासुद्दीन की टाइमिंग है जो इम्पोर्टेंट को लिखे, जो इम्पोर्टेंट था वो लिखवा दिए, जो पूछ रहे थे। बेगड़ा अभी छूट जाएगा, आधी टाइम नहीं पूछा जाता। महमूद बेगड़ा निसंदेह अपने वंश का सबसे महानतम शासक था। उसने गिरनार एवं चंपानेर पहाड़ियों को जीता। गिरनार और चंपानेर, ये बड़े पहाड़ियों को जीता। ये दोनों किले जो थे पहाड़ पर थे और बड़े अभेद्य थे, कोई जीत नहीं पाता। इसीलिए इसको महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इसने गिरनार एवं चंपानेर पहाड़ियों को जीता तथा गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में मुस्तफाबाद नामक नगर की स्थापना की। मुस्तफाबाद नगर। मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की। जो खास चीजें लिख लीजिए, इन्हीं दोनों पहाड़ियों को जीतने के कारण इसे बेगड़ा की उपाधि मिली। यही दोनों पहाड़ियों को जीतने के कारण इसे बेगड़ा की उपाधि मिली। महमूद बेगड़ा ने मिस्र के सुल्तान कनसवा अलगौरी के साथ इसके टाइम पे पुर्तगाली आ गए होंगे कि नहीं? आइए बात कीजिए। मुस्तफा कनसवा अलगौरी के साथ मिलकर भारतीय सागरों में पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति को दबाया।
विदेशी यात्री बारबोसा तथा बारथेमा ने बारबोसा तथा बारथेमा ने बारबोसा तथा बारथेमा ने बारथेमा ने बारबोसा तथा बारथेमा ने उसके बारे में अनेक रोचक बातें लिखी हैं। जैसे बारथेमा ने लिखा कि उसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि वह अपने सिर के पीछे बांधता था, ऐसे करके। और बारबोसा कहता है कि यह विष पुरुष था। कैसा पुरुष था? विष पुरुष था। ऐसा लगता है कि बचपन से इसको स्लो पॉइजन दिया जाता रहा। और बारबोसा लिखता है कि जब इसके शरीर पर अगर मक्खी भी बैठती है तो वह मर जाती है। हाँ हाँ, आगे पुर्तगाली यात्री, हाँ जो इंपॉर्टेंट हम लिखवा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, लिख लीजिए। बारबोसा ने लिखा है कि वह बचपन से ही किसी जहर का नियमित रूप से सेवन करता था। यदि उसके हाथ पर मक्खी भी बैठ जाए तो वह फूल कर तुरंत मर जाती थी। अपने भाषा में लीजिए। और यह बहुत पेटू था। पेटू मतलब समझ रहे हो? बहुत ज्यादा खाता पीता था। हाँ, यह पेटू के नाम से भी प्रसिद्ध था। यह पेटू के नाम से भी प्रसिद्ध था। पेटू के नाम से भी प्रसिद्ध था। हाँ, इसने चंपानेर के निकट, फास्ट करिए, इसने चंपानेर के निकट एक विशाल बाग ए फिरदौस, एक विशाल बाग ए फिरदौस, बाग ए फिरदौस, बाग ए फिरदौस, एक विशाल बाग ए फिरदौस यानी स्वर्गिक उपवन की स्थापना की, यानी स्वर्गिक उपवन की स्थापना की, स्वर्गिक उपवन की स्थापना की। बाग-ए फिरदौस, ये ऊपर लिखे हैं, बाग-ए फिरदौस यानी स्वर्गिक उपवन की स्थापना की थी। संस्कृत का विद्वान कवि उदयराज उसका दरबारी कवि था। संस्कृत का विद्वान कवि उदयराज, कवि उदयराज उसका दरबारी कवि था। उदयराज उसका दरबारी कवि था। संस्कृत विद्वान उदयराज उसका दरबारी कवि था। उसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक काव्य की रचना की। महमूद चरित नामक ग्रंथ की रचना, महमूद चरित। उदयराज ये संस्कृत का विद्वान था, तो इसका दरबारी कवि था। और उसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक ग्रंथ की, काव्य की रचना, ग्रंथ नहीं काव्य लिखिएगा, काव्य की रचना की। हाँ, अपने शासन के अंतिम वर्षों में बेगड़ा ने द्वारका को जीत लिया। द्वारका, हाँ, द्वारका को जीता। शासन के अंतिम वर्षों में द्वारका को फतह किया, यानी जीता। इसका प्रमुख कारण ये पूछा गया क्यों जीता था। इसका प्रमुख कारण समुद्री डाकू थे जो बंदरगाह से मक्का जाने वाले। इसका प्रमुख कारण समुद्री डाकू थे। द्वारका समुद्र के तट पे था ना। हाँ, इसका प्रमुख कारण समुद्री डाकू थे जो उस बंदरगाह से मक्का जाने वाले हज यात्रियों को लूट लेते थे।
हज यात्रियों को लूट लेते थे। तो इसने द्वारका को जीता और वहां बहुत सारे हिंदू मंदिरों को भी इसने गिरा दिया था। ठीक। 1508 में 1508 में नहीं लिख पाएगा? जी सर, आ रहे हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, बस 2 मिनट बाद छोड़ दे। हाँ, 1508 में देखिए, चौल के युद्ध में यही एक लाइन लिखी, चौल के युद्ध में हाँ, जूनागढ़ के गवर्नर और मिस्र के मामलूक सुल्तान द्वारा प्रेषित नौसैनिक बेड़े ने पुर्तगालियों को पराजित किया। क्योंकि पुर्तगाली समुद्र में कब्जा जमा रखे थे। अब देखिए, बेगड़ा ने फारस, तुर्की, मिस्र आदि देशों के साथ कूटनीतिक संबंध भी बनाए रखे। फारस, मिस्र और तुर्की के साथ। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, बहादुर शाह। अब ये क्योंकि 2:40 हो गया है, सर आ गए हैं।